दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम आपके प्रीमिक्स में साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड हम एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है जी। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। सेकंड में कहा जा रहा है दैट इट वाज आल्सो नोन एज द नेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड आयोनोस्फीयर सेंटर। थर्ड में कह रहे हैं इसकी लोकेशन के बारे में कि ये पोर्टो रिको में सिचुएटेड है। फोर्थ में कहा जा रहा है दैट इट वाज ओन्ड बाय यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। और लास्ट में कहा जा रहा है दैट इट वाज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर फाइंडिंग एस्ट्रॉइड्स दैट आर स्विंगिंग क्लोज टू द अर्थ। ठीक है जी। 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 4 यहाँ ऑप्शंस हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी। ठीक है जी। सो रिसेंटली ये जो पोर्टो रिको की आपकी एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी है दैट इट वॉलेंटली कोलैप्स्ड ऑन December 1st। इंजीनियर्स इसको डिसमेंटल करने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि इसकी एक सपोर्ट केबल थी वो स्नैप कर गई थी नवंबर में। बट उससे पहले ये प्लानिंग कर रहे थे अभी कि डिसमेंटल करेंगे ही। उससे पहले ही जो ये टेलीस्कोप 900 टन सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म था दैट इट क्रैश्ड इनटू द बाउल शेप डिस्क बिलो, जिसके चलते जो जितनी फैसिलिटी थी वो पूरी डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो जो ये डिस्ट्रक्शन हुई है इस ऑब्जर्वेटरी की, ये स्पेस द्वारा भी जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने इसे फोटोग्राफ भी किया है। बेसिकली जो इसकी ये केबल स्नैप करी थी तो उसका रीजन ये था कि जो आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म था इसाइयस वो इस पे हिट किया था इन द अगस्त। तो इससे पहले कि इंजीनियर्स रिपेयर करते एक और इसकी केबल स्नैप कर गई थी नवंबर में। और उसके बाद जो नेशनल साइंस फाउंडेशन था उन्होंने डिसाइड किया था कि इसे डिकमीशन कर दिया जाएगा और इस पूरे स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया जाएगा इन अ कंट्रोल्ड मैनर। सो बेसिकली जो आपकी एरेसिबो है ये इट वाज वन ऑफ ओनली 2 रेडियो टेलीस्कोप्स ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो दूसरा है वो चाइना का फास्ट टेलीस्कोप है। ठीक है जी। सो बाकी की जो डिटेल्स हैं वो हमने स्टेटमेंट्स में तो डिस्कस कर ही ली हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है 100 ऑक्टेन के बारे में। आपने रिसेंटली ही न्यूज में सुना होगा ये क्या चीज है। सबसे पहले पूछ रहे हैं क्या ये टाइप ऑफ गैसोलीन है या फिर ये माउंटेन साइज्ड ऑब्जेक्ट है 4 बिलियन माइल्स फ्रॉम अर्थ डिस्कवर्ड बाय न्यू होराइजन, या फिर एक कमर्शियल स्पेसशिप है जो कि नासा एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन की गई है, या फिर एक न्यूली डिस्कवर्ड एंटार्क्टिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट्स हैं। 4 ऑप्शंस हैं। आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली ये आपकी एक गैसोलीन की टाइप है। रिसेंटली जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उन्होंने लॉन्च किया है हमारे देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल, जिसके चलते इंडिया ने एक सिलेक्ट लीग ज्वाइन कर ली है, सिलेक्ट लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन कर ली है दैट हैज सच सुपीरियर क्वालिटी फ्यूल। तो बेसिकली आपका ये 100 ऑक्टेन फ्यूल है क्या चीज, एक तरीके का ये आपका प्रीमियम फ्यूल है, गैसोलीन या पेट्रोलियम, जो कि जिसे हम कॉमनली रेफर करते हैं एज हाई ऑक्टेन फ्यूल। तो जो ऑक्टेन की रेटिंग है ये बेसिकली एबिलिटी है फ्यूल की टू रेजिस्ट इंजन नॉक, अर्थात जो इंजन में पिंगिंग और रैटलिंग साउंड आती है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीमेच्योर इग्निशन ऑफ कंप्रेस्ड फ्यूल इन वन और मोर सिलेंडर्स। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि क्या यूजेस हैं हाई ऑक्टेन फ्यूल के, तो बेसिकली आपका हाई परफॉर्मेंस इंजन में यूज किया जाता है जैसे कि टर्बोचार्ज्ड कार्स। तो इस तरीके की जो मशीन्स हैं इसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल इसलिए जरूरी है क्योंकि दिस डू नॉट बर्न प्रीमेच्योरली। बट स्टिल कुछ कार ओनर्स हैं वो जो कि चूज करते हैं हाई ऑक्टेन फ्यूल को इन देयर नॉन टर्बो पावर्ड व्हीकल्स ऑल्सो। और ये चीज एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है अनटिल अनलेस योर कार एक्सप्लिसिटली नीड्स द हाई ऑक्टेन फ्यूल। ठीक है जी। क्यों इसे यूज करना एडवाइजेबल नहीं है रेगुलर इंजन्स में, तो बेसिकली क्योंकि जो इंजन की कैपेबिलिटी है टू बर्न दैट फ्यूल तो उसमें ये काफी दिक्कतें देता है और इसकी वजह से काफी एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं ऑन द हेल्थ ऑफ योर कार्स इंजन। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल थी रिलेटेड टू हाई ऑक्टेन फ्यूल। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है, आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आपके अर्बन क्वालिटी इंडेक्स के। बेसिक अमेनिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस, एजुकेशन, जेंडर रोल। 6 ऑप्शंस यहाँ दी गई हैं, उसी से रिलेटेड आपके 4 कोड्स यहाँ मेंशन्ड हैं। तो अर्बन क्वालिटी इंडेक्स आपने रिसेंटली ही न्यूज में सुना होगा, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली इसमें आपके ये 4 पैरामीटर्स तो हैं ही। टोटल इसमें 7 हैं, उसमें से 4 यहाँ करेक्टली मेंशन्ड है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इस अर्बन क्वालिटी इंडेक्स का पैरामीटर नहीं है। तो ये रिसेंटली कंपाइल की गई है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे द्वारा। ठीक है जी। तो ये जो स्टडी है अर्बन डेवलपमेंट है उसको होलिस्टिकली स्टडी करता है ऑफ 14 सिटीज इन इंडिया यूजिंग 29 इंडिकेटर्स जिन्हें 7 कंपोनेंट्स में
ग्रुप कर दिया गया है। 7 कंपोनेंट्स आपके यहाँ मेंशन्ड है, उन्हीं में से 4 आपकी पिछली ऑप्शंस में करेक्टली मेंशन थे। ठीक है जी, तो इसमें जो फैक्चुअल डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप सिटी है वो मुंबई है, उसके अलावा आपकी दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई है। ठीक है जी, तो ये जो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आप इसके बारे में देखिए अच्छे से, उसमें भी एज अ स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। साथ साथ इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें कि इस इंडेक्स की क्या सिग्निफिकेंस है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं लोएस्ट रैंक आपका पटना में काफी पैरामीटर्स पे है। ठीक है जी, तो यहाँ पर सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें एक तरीके का आइडिया मिल सकता है कि उनकी जो गवर्नेंस है वो किस किस पॉइंट पे लैग कर रही है और किस तरीके से वो अपनी जो अपकमिंग स्कीम्स हैं उन्हें फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ताकि इन पैरामीटर्स पे उनकी सिटी या उनके स्टेट की सिटी अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है जी, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। काफी सिंपल सी टर्म है, हवाना सिंड्रोम, आपने न्यूज में भी सुना होगा और काफी कॉमन टर्म भी है। तो बताइए ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या फिर कार्डियोलॉजी डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, या फिर ये आपका डीएनए म्यूटेशन डिसऑर्डर है? काफी सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिटिंग नेचर का क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो ये बेसिकली आपका एक तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो 2016 में क्या हुआ था कि जो आपके यूएस डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे जो कि हवाना में पोस्टेड थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था टू हियर स्ट्रेंज साउंड्स एंड फिजिकल सेंसेशंस इन देयर होम्स एंड होटल रूम्स। ठीक है जी, तो ये जो स्ट्रेंज फिजिकल सेंसेशंस थी, इसमें बेसिकली आपकी हेडेक भी थी, नोजिया, डिजीनेस, फटीग, हियरिंग लॉस और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी इसके साथ एसोसिएटेड थे। तब से ये जो कंडीशन है इसे हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद भी 2 डज़न अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ चाइना और क्यूबा में रह रहे थे, उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने भी इस तरीके के सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए हैं। ठीक है जी, तो एक थ्योरी है कि जो माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हाईली फोकस्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स और माइक्रोवेव्स। ठीक है जी, तो ये जो विक्टिम्स होते हैं इन वेपन्स के, उन्हें फील होती है कि किसी तरीके की बजिंग साउंड या फिर क्लिकिंग साउंड कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग के अंदर से आ रही है। ठीक है जी, और ये जो इस तरीके के वेपन्स हैं, जो माइक्रोवेव वेपन्स हैं, इनके काफी लॉन्ग टर्म और एक्यूट डैमेजेस रहते हैं बिना किसी फिजिकल डैमेज के साइन के। ठीक है जी, तो जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस उन्होंने रिपोर्ट की है एक तैयार, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसके आधार पर इस तरीके के सिम्टम्स जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि केमिकल इन्फेक्शन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर माइक्रोवेव एनर्जी। हालांकि रिपोर्ट ने ये भी कंक्लूड किया है दैट द मोस्ट प्लॉजिबल मैकेनिज्म दैट माइट हैव कॉज्ड द सिंड्रोम इज द डायरेक्टेड पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। रिपोर्ट में इस तरीके से कंक्लूड किया गया है कि जो विक्टिम्स थे वो टारगेट किए गए थे एंड दे वर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम अ कॉमन सोर्स ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी। ठीक है जी, तो अभी भी इसमें और रिसर्च होना काफी बाकी है, बट आपको इस तरीके की जो टर्म्स हैं जैसे कि हवाना सिंड्रोम, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, काफी कॉमनली यूज टर्म है ये। ठीक है जी, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अबाउट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। पहले में कहा जा रहा है कि ये रिसेंटली ही रिलीज किया गया है बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सेकंड में कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी देश उस पथ पे नहीं है कि वो जो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में अपनी कमिटमेंट्स की थी कि वो उसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है जी, तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 4 कोड्स यहाँ मेंशन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली यहाँ आपकी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्टली मेंशन किया गया है कि कोई भी देश अभी उस पाथ पे नहीं है कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी अपने पेरिस एग्रीमेंट में वो उन्हें पूरा कर पाएंगे। ये हम ऑलरेडी ही आपके एक प्री क्योर के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। रही बात ये किसने रिलीज किया है, तो आपका यूएनईपी नहीं है, ये आपका जर्मन वॉच और कैन है। ठीक है जी, 2005 से ये इंडेक्स पब्लिश किया जा रहा है जो कि रेट करता है 57 ग्रीन हाउस एमिटर्स को इन द वर्ल्ड, और ये जो आपके 57 ग्रीन हाउस एमिटर्स हैं, दे अकाउंट फॉर 90% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। सो बेसिक सा एम इस इंडेक्स का यही है कि एक कंपैरिजन किया जा सके कि किस तरीके से जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मिटिगेशन एफर्ट्स अपने कंडक्ट कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी रखी जा सके इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। ठीक है जी, इंडिया के बारे में बात करें
तो इट रिमेन्ड इन द टॉप 10 इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर द कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर। लास्ट ईयर भी ये आपका टॉप 10 में आया था। ठीक है जी। चाइना जो कि आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो उसका रैंक इसमें 33 आया है। इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ दो ही G20 कंट्रीज थे, इंडिया और यूके, जो कि आपके हाई रैंकर्स में से थे। बाकी कुछ कंट्रीज जैसे कि आपकी सऊदी अरेबिया, यूएसए, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलियन, रशिया, ये आपके सबसे बॉटम में थे इंडेक्स में। टॉप के 3 रैंक्स जो थे वो खाली रखे गए थे बिकॉज नन ऑफ द कंट्रीज वर इन पाथ ऑफ मीटिंग देयर पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स। स्वीडन का इसमें 4th प्लेस है, तो उसके बाद यूके है, डेनमार्क है, मोरक्को, नॉर्वे एंड चिली। 4 कैटेगरीज में इसे असेस किया गया है। पहली आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, सेकंड आपके ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, थर्ड है आपका क्लाइमेट पॉलिसी और फोर्थ है आपका एनर्जी यूज। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी इस इंडेक्स से रिलेटेड। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और इन तरीके के क्वेश्चन से आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो कहां तक पहुंच रही है। ठीक है जी। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप जो स्ट्रेटेजी अभी तक यूज करते आ रहे हैं आप उसे ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है इतना अच्छा तो मे बी आपको अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।